गौरव का आप सभी को नमस्कार। गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात का, और अनुपात समानुपात में हम लगातार टाइप वाइज क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे हैं। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, और आज उससे आगे हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो भी हम टाइप वाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज हम हमारा सेशन चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों से बोला गया है कि दो बर्तन जिनमें चाय और कॉफी का अनुपात, दो बर्तन हैं, ये मैं पहला बर्तन मान लेता हूं और ये मैं दूसरा बर्तन, जिनमें आपको चाय और कॉफी का अनुपात दिया गया है। पहले बर्तन में चाय और कॉफी का जो अनुपात दिया है वो आपको दिया है 2:3, और दूसरे बर्तन में जो आपको अनुपात दिया है वो अनुपात दिया है 3:1। और मुझसे बोला गया है यदि दोनों बर्तनों को 5:3 के रूप में लेकर किसी तीसरे बर्तन में डाला जाए तो उस बर्तन में चाय और कॉफी का अनुपात क्या होगा। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर मैं पहले बर्तन की क्वांटिटी आप लोगों से निकालना चाहूं तो मैं पूछता हूं, अगर पहले बर्तन में चाय 2, कॉफी 3, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 5। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे बर्तन की बात करता हूं, 3 चाय 1 कॉफी, तो दूसरे बर्तन की क्वांटिटी कितनी हो गई? 4। मैं देखता हूं कि दोनों बर्तनों की जो क्वांटिटी मात्राएं हैं वो कैसी हैं? असमान। तो अगर मैं इनको समान करता हूं तो मैं बोलता हूं समान करने के लिए मैं नीचे वाले अनुपात को ऊपर गुणा कर देता हूं और ऊपर वाले अनुपात को नीचे गुणा कर देता हूं। तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसे यहां से सोल्व करता हूं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 4 पंजे 20। मैंने देखा जो मेरी क्वांटिटी है वो कैसी हो चुकी है? समान। लेकिन मुझसे आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले बर्तन का तो अनुपात लिया जाता है 5 और दूसरे बर्तन का अनुपात लिया जाता है 3। तो अगर पहले बर्तन के 5 भाग लिए जा रहे हैं तो मैं इस अनुपात को कितने से गुणा कर देता हूँ? 5 से। और दूसरे बर्तन के अगर 3 भाग लिए जा रहे हैं तो इस अनुपात को मैं कितने से गुणा कर देता हूँ? 3 से। 5 अट्ठे 40, 12 पंजे 60, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 तिया 45 और 5 तिया 15। चलिए दोस्तों, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने बोला पहले बर्तन में चाय 40, दूसरे में 45, टोटल कितनी हो गई? 85। इसी प्रकार कॉफ़ी 60, यहाँ पर 15 कितनी हो गई? 75। और अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो मैंने 5 से कैलकुलेट किया, ये गया आपका 17 बार और ये गया आपका कितने बार? 15 बार। यानी जो आपका आंसर निकल कर आता है वो आंसर कितना निकल कर आता है? 17:15। यानी जब दोनों बर्तनों को 5:3 के रूप में लिया गया तो तीसरे बर्तन में जो रेशो आता है वो कितना आता है? चाय और कॉफी का 17:15। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसी के ऊपर हम अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 28 में मुझसे क्या बोला गया है? दो बर्तन में आम के जूस व सेब के जूस, दो बर्तन वापस आपको दिए हुए हैं, जिनमें आपको आम का जूस और सेब के जूस का अनुपात दे रखा है 3:2 और 2:1। 3:2 और 2:1। तो वही सारी कहानी जो पिछले क्वेश्चन में की थी। मैंने पूछा पहले बर्तन की टोटल क्वांटिटी कितनी, तो आपने बोला 5। दूसरे बर्तन की कितनी? 3। मैंने बोला इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए मैं ऊपर वाले अनुपात को कितने से गुणा कर देता हूँ? 3 से। और नीचे वाले अनुपात को कितने से गुणा कर देता हूँ? 5 से। मुझे क्वांटिटी बराबर करनी है तो मैंने इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया। मुझसे बोला गया कि दोनों बर्तनों को 10:9 के रूप में लिया जाता है। तो मैंने बोला पहले बर्तन को कितने के अनुपात में लिया जा रहा है? 10 के अनुपात में। तो यहाँ पर अब मैं सीधा कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितने से गुणा कर दिया? 10 से। दूसरे को लिए गए 9 के अनुपात में, तो कितने से गुणा कर दिया? 9 से। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। मैंने बोला 10 तिया 30 और 30 तिया 90, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90 और 9 पंजे 45। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो 90 और 90 आपका होता है 180 अनुपात, 60 और 45 आपका होता है 105। इसे मैं 15 से कैलकुलेट करता हूं तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 120।
5, यानी जो आपका आंसर आता है वो आंसर कितना आता है 12:7। तो ये हमारी बात हुई क्वेश्चन नंबर 28 की। तो वही टाइप उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोगों से बोला गया है कि पृथ्वी पर थल और पानी, पृथ्वी पर किस किस का अनुपात दिया हुआ है, थल और पानी। ये आपको अनुपात किसके ऊपर दिया हुआ है, पृथ्वी के ऊपर। और ये अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 1:2, यानी पृथ्वी पर जो थल का भाग है वो है 1 और पानी का भाग है वो कितना है 2। और मुझसे बोला गया है उत्तरी गोलार्ध पर थल और पानी का जो अनुपात है वो है 2:3 और उत्तरी गोलार्ध पर जो आपको अनुपात दिया हुआ है वो अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3। ये आपको दिया है उत्तरी गोलार्ध और आपसे पूछा गया है किसका, दक्षिणी गोलार्ध का। चलिए दोस्तों, तो उसी टाइप के ऊपर ये क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों से बोलता हूं कि पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2, तो टोटल जो क्वांटिटी निकल कर आती है वो पृथ्वी की कितनी निकल कर आती है 3। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध पर जो क्वांटिटी निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आती है 5। मैंने बोला सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को इक्वल कर लेते हैं। तो क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए मैंने ऊपर वाले इस पूरे अनुपात को तो कितने से गुणा किया, 5 से, और इस अनुपात को मैंने कितने से गुणा किया, 3 से। अच्छा दोस्तों, अब लेकिन बात आती है कि ये अनुपात होता किसके रूप में है। तो एक बार आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यहां से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों के पास ये पूरी पृथ्वी है, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये भाग आपका हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और ये भाग आपका हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अगर मैं बोलता हूं उत्तरी गोलार्ध मेरा 1 है, दक्षिणी गोलार्ध मेरा 1 है, तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या जो मेरा पूरा पृथ्वी का पोर्शन निकल कर आता है वो पृथ्वी का पोर्शन किस में निकल कर आता है, पूरे 2 भाग में। मैंने बोला उत्तरी गोलार्ध 1, दक्षिणी गोलार्ध 1, तो पूरा पृथ्वी का पोर्शन कितने में निकल कर आया, 2 में। यानी पृथ्वी तो है 2 के अनुपात में, उत्तरी गोलार्ध है 1 के अनुपात में। अगर पृथ्वी 2 के अनुपात में है तो इस अनुपात को मैंने कितने से गुणा किया, 2 से। उत्तरी गोलार्ध का अनुपात 1 है तो इस अनुपात को मैंने कितने से गुणा किया, 1 से। 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये मेरे पास पृथ्वी का और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात फाइनली निकल कर आता है। मैंने बोला पूरी पृथ्वी पर जो थल है वो कितना है 10, उत्तरी गोलार्ध पर कितना है 6। पूरी पृथ्वी पर 10, उत्तरी गोलार्ध पर 6, तो बचा हुआ कितना 4 किस पर होगा, दक्षिणी गोलार्ध पर। इसी प्रकार पानी पूरी पृथ्वी पर 20, उत्तरी गोलार्ध पर 9, तो बचा हुआ 11 किस पर होगा, दक्षिणी गोलार्ध पर। और यही आपका क्या हो जाता है आंसर, 4:11। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वापस भी रिमाइंड कर एक बार दोबारा देख लें जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अनुपात समानुपात के अगले टाइप के ऊपर। तो अगला टाइप का क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोगों से क्या बोला गया है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा इस प्रकार टूटता है, हीरा 4 भागों में तोड़ा जा रहा है या टूट रहा है, जिनका अनुपात दिया हुआ है आपको 1:2:3:4। और मुझसे बोला गया है यदि हीरे के टूटने पर 7700 रुपए की हानि होती है, सॉरी कितने की हानि होती है, 70,000 की। यदि हीरे के टूटने पर 70,000 की हानि होती है तो हीरे की मूल कीमत क्या होगी। मुझसे बोला गया हीरे को 4 भागों में तोड़ा गया, तो मैं यहां पे इसके 4 भाग ले लेता हूं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग
और ये इसका चौथा भाग। और मुझसे बोला है जिन 4 भागों में तोड़ा गया है उनके भार का अनुपात है 1:2:3:4। ये इसके किसका अनुपात दिया हुआ है? भार का अनुपात। अगर मैं बोलता हूं कि जब हीरा नहीं टूटा था तो उसका भार कितना था, तो मैंने बोला अगर मैं चारों टुकड़ों के भार को आपस में जोड़ दूं तो पूरे हीरे का भार आ जाएगा क्या? तो 4 और 3 7 2 9 और 1 10, यानी हीरे के टूटने से पहले जो उसका भार था वो कितना था? 10। और ये आपका कब का भार है? हीरे का टूटने से पहले। टूटने से पहले। चलिए, मुझे क्वेश्चन की जो पहली लाइन बोली गई है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के, तो अगर मैं हीरे के मूल्य की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं? हीरे के मूल्य की। तो मुझसे बोला है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी जो भी हीरे का मूल्य होगा वो किसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है? भार के। अगर मैं बोलूं टूटने से पहले हीरे का भार 10 था, तो अगर मैं इसका वर्ग करता हूं तो मेरे पास क्या जाता है? मूल्य, यानी पहले हीरे का मूल्य कितना था? 100। इसी प्रकार पहले टुकड़े का मूल्य 1, दूसरे टुकड़े का मूल्य 2 का स्क्वायर 4, तीसरे टुकड़े का मूल्य 4, 3 का स्क्वायर 9 और चौथे टुकड़े का मूल्य कितना हो जाता है? 16। मैं बोलता हूं अगर पहले 100 रुपए है पूरे हीरे का मूल्य, तो बाद में पूरे हीरे का मूल्य कितना होगा? तो मैं इन सभी को आपस में काउंट कर लेता हूं। तो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। जब तक हीरा टूटा नहीं था उसका मूल्य था 100 रुपए, हीरे के टूटने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया? 30 रुपए, यानी 100 रुपए की वस्तु 30 रुपए की हो गई है, यानी इसमें जो आपको नुकसान हुआ है वो नुकसान कितने रुपए का हुआ है? 70 रुपए का। यानी अनुपात में जो नुकसान हुआ है वो 70 यूनिट का। क्वेश्चन में यही नुकसान आपको कितने का दे रखा है? 70,000 का, यानी 1 यूनिट आपकी कितने के बराबर आती है? 1000 के बराबर। मुझसे पूछा है हीरे की मूल कीमत, हीरे की मूल कीमत कितनी है? 100, तो मैं बोलता हूं 100 यूनिट कितने के बराबर? तो ये आपका आंसर आ जाता है 1 लाख रुपए। तो हीरे की मूल कीमत कितनी होगी? 1 लाख रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 था और इसी के ऊपर हम आगे अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है हम टाइप वाइज क्वेश्चन करते जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी रहे क्वेश्चनों को सोल्व करने में। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है। और इस क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा 3 भागों में इस प्रकार टूटता है। इस बार जो हीरा आपका टूट रहा है वो कितने भागों में टूट रहा है? 3 भागों में। तो ये पहला भाग आपका, ये दूसरा भाग और ये आपका तीसरा भाग। 3 भागों में इस प्रकार टूटता है कि उनके भार का अनुपात है 3:4:5। उनके जो भार का अनुपात दे रखा है वो आपको दे रखा है 3:4:5। ये आपके किसका अनुपात हो गया? उसके भार का अनुपात। अगर इसी प्रकार मैं बोलूं कि टूटने से पहले हीरे का भार कितना होगा? तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। टूटने से पहले जो हीरा था उसका भार कितना था? 12। अब अगर मैं इसके मूल्य की बात करता हूं तो मुझे कंडीशन दे दी गई है कि इसका मूल्य इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 144, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 में टूटने के बाद इसका मूल्य निकालता हूं तो यह आता है 16 और 9 25, 25 और 25 कितना? 50। यानी हीरे का जो पहले मूल्य था वो मूल्य कितना था? 144 रुपए। टूटने के बाद कितना रह गया? 50 रुपए। मैंने बोला कितने रुपए की हानि हुई? तो आप बोलोगे यहां से हानि हुई 94 रुपए की। क्वेश्चन में कितने रुपए की हुई? 94 रुपए की। यानी जो आपकी 94 यूनिट है वो कितने के बराबर है? 9400 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर? 100 के बराबर। मूल कीमत कितनी है? 144। तो 144 कितने के बराबर आ जाता है? 14,400 रुपए। तो ये आपका क्या हो जाता है? हीरे की मूल कीमत। आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात जो आपको नहीं भूलनी है कि वीडियो को आपको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना है
जिससे सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों ये था हमारा अगला टाइप। अब हम इसके आगे चलते हैं और अगले टाइप की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोगों से क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोगों से बोला गया है कि दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात आपको दे रखा है कितना? 4:5। और मुझसे बोला गया है यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी की जाए तो नई संख्याओं का अनुपात क्या होगा? यानी पहली संख्या में जो आपसे वृद्धि करा रहा है वो वृद्धि आप लोगों से करा रहा है कितने परसेंट की? 20% की। और दूसरी संख्या में जो आप लोगों से कमी करा रहा है वो कमी कितनी करा रहा है? 20% की। तो दोस्तों मैं करता क्या हूं, इसकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इस पूरे अनुपात को 100 से गुणा कर लेता हूं। तो ये कितना हो जाता है? 400 और ये कितना हो जाता है? 500। तो मैं बोलता हूं अगर 400 का 20% निकालता हूं तो कितना होता है? 80। तो वृद्धि कितने की हो गई? 80 की। इसी प्रकार अगर मैं 500 का 20% निकालता हूं तो कितना आता है? 100, यानी कमी कितने की हो गई? 100 की। अगर पहले कोई संख्या 400 थी उसमें 80 की वृद्धि हो गई तो अब वो संख्या कितनी हो जाती है? 480। पहले कोई संख्या 500 की थी, 100 की कमी हो गई तो अब वो संख्या कितनी रह जाती है? 400। और इन्हीं प्राप्त संख्याओं का मुझसे क्या पूछा है? अनुपात। चलिए एक बार हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से क्या कैंसिल हुआ? 0। 8 छिंगी 48 और 8 पंजे 40। तो जो मेरा नई प्राप्त संख्याओं का अनुपात आता है वो कितना आता है? 6:5। जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोगों को बोला गया है कि 3 विद्यालय ए, बी और सी जिनमें छात्रों की संख्याओं का अनुपात आप लोगों को बोला गया है 5:4:7। 3 विद्यालय हैं ए, बी और सी, जिनमें छात्रों की संख्या का जो अनुपात आपको दिया हुआ है वो अनुपात दिया हुआ है 5:4:7। और मुझसे बोला गया है कि इनमें वृद्धि की जा रही है, पहले विद्यालय में वृद्धि की जा रही है 20% की, दूसरे विद्यालय में वृद्धि की जा रही है 25% की, और तीसरे विद्यालय में वृद्धि की जा रही है वापस 20% की। तो मुझसे पूछा गया है छात्रों की नई संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि वही सारे काम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने इस अनुपात को कितने से गुणा कर दिया? 100 से। तो पहले विद्यालय में 500 विद्यार्थी, दूसरे में 400 और तीसरे में 700। मैंने पूछा 500 का 20%, तो 20 पंजे 100, यानी इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 100 की। 25 चौके 100, तो दूसरे में भी कितने की वृद्धि हो रही है? 100 की। और 20 सत्ते 140, तो तीसरे में कितने की वृद्धि हो रही है? 140 की। मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर पहले 500 है, 100 की वृद्धि हो गई तो अब विद्यार्थी कितने हो गए? 600। 400 है, 100 की वृद्धि हो गई, अब कितने हो जाते हैं? 500। और अब कितने हो जाते हैं? 840। और इनका ही मुझसे क्या पूछा गया है? अनुपात। तो 0 से 0 और 0 कैंसिल। अब मैं इसे कितने से कैंसिल आउट कर लेता हूं? मैं इसे कैंसिल आउट कर लेता हूं 2 से। तो 2 तिया 6, ये गया कितनी बार? 25 बार। और ये कितनी बार गया? 42 बार। तो जो आपके नए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आता है वो कितना आता है? 30:25:42। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। आशा करता हूं आपको सभी को समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज में हम ये चीजें वापस पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोगों से बोला गया है कि 3 राशियों के घनों का अनुपात। 3 राशियां हैं जिनके घनों का अनुपात आप लोगों को दिया गया है। मैं बोलता हूं कि 3 राशियों को मैंने मान लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनके घनों का अनुपात दिया हुआ है तो घनों के अनुपात को मैं दर्शा देता हूं किससे? ए क्यूब से।
और आप लोगों के इनको घनों का अनुपात जो दिया हुआ है वो अनुपात दिया हुआ है 27 अनुपात 64 अनुपात 125। मैं बोलता हूं यदि a क्यूब की वैल्यू 27 है, यदि a क्यूब की वैल्यू कितनी है 27, तो मैं पूछूं a की वैल्यू कितनी आएगी। तो अब ये 27 कितने का क्यूब है, 3 का क्यूब। इसी प्रकार मैं पूछता हूं 64 कितने का क्यूब है, 4 का, और 125 कितने का है, 5 का। आप लोगों से पूछा गया है कि इन संख्याओं के वर्गों का अनुपात क्या होगा, और वर्ग को मैं किससे दर्शाता हूं, स्क्वायर से। तो मैंने पूछा अगर a की वैल्यू 3 तो a स्क्वायर आपका कितना हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी जो आपके इनके वर्गों का अनुपात निकल कर आता है वो वर्गों का अनुपात कितना निकल कर आता है, 9 अनुपात 16 अनुपात 25। तो ये आपका सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए, तो इस टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन उठा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट में कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 35 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोगों से क्या बोला गया है, एक व्यक्ति बस, साइकिल और पैदल, एक व्यक्ति बस, साइकिल और पैदल से 4 अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में कुछ दूरी तय करता है। यानी जो आप लोगों को यहां से दूरी का अनुपात दिया गया है वो अनुपात दिया हुआ है 4 अनुपात 3 अनुपात 2, और मुझसे बोला गया है कि इस दूरी को तय करने में जो उसका खर्च है प्रति किलोमीटर, यानी आपको एक वैल्यू और दे दी गई है, खर्च प्रति किलोमीटर, और ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, खर्च प्रति किलोमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है 3 अनुपात 4 अनुपात 5, यानी 1 किलोमीटर में 3 रुपए खर्च कर रहा है, 1 किलोमीटर में 4 रुपए खर्च कर रहा है, और 1 किलोमीटर में कितने रुपए खर्च कर रहा है, 5 रुपए। मुझसे बोला गया ये यात्रा का कुल खर्च 5100 रुपए है, तो बताइए साइकिल द्वारा तय की गई दूरी में उसे कितना खर्च होगा। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करता हूं, मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि वह बस द्वारा 1 किलोमीटर में कितने रुपए खर्च कर रहा है, 3 रुपए, 1 किलोमीटर में कितने रुपए खर्च कर रहा है, 3 रुपए, तो 4 किलोमीटर में कितने रुपए खर्च करेगा, 4 तिया 12, 1 किलोमीटर में कितने रुपए खर्च कर रहा है, 4 रुपए, तो 3 किलोमीटर में कितने करेगा, 12, 1 किलोमीटर में 5, तो 2 किलोमीटर में 10। मैं पूछता हूं उसने बस द्वारा कुल कितना खर्च किया, 12, साइकिल द्वारा 12 और पैदल 10। मैंने पूछा उसका टोटल खर्चा कितना हुआ, 12 और 12 24, 24 और 10 34, टोटल खर्च कितना हुआ 34। तो मैंने बोला अनुपात में टोटल खर्च कितना है, 34 यूनिट, क्वेश्चन में कितना है 5100। तो मैंने पूछा 1 यूनिट कितने के बराबर, 34 एकम 34, आपका बच कितना जाता है, यहां से आपका बच गया 17, और 34 पंजे 170, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आई, 150। आपने पूछा किसका है, साइकिल का कुल खर्चा, साइकिल का कुल खर्चा कितना है 12, तो 12 यूनिट कितने के बराबर, 12 गुणा 15 आप करोगे तो कितना आएगा 180, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 1800 रुपए। यानी साइकिल द्वारा उसे जो कुल खर्चा लग रहा है वो कितने रुपए का खर्चा लग रहा है, 1800 रुपए का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, एक बार जल्दी से इसे नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कहता है कि एक व्यक्ति साइकिल, बस और पैदल से 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में कुछ दूरी तय करता है। उससे बोला गया एक व्यक्ति साइकिल, बस, पैदल से कुछ दूरी तय करता है, और उस दूरी का अनुपात आप लोगों को दिया गया है, उस दूरी का अनुपात आप लोगों को दिया गया है 6 अनुपात 4 अनुपात 3। मुझसे बोला गया है यदि इस दूरी को तय करने में उसका जो खर्च प्रति किलोमीटर का अनुपात है वो है 2 अनुपात 3 अनुपात 6, 2 अनुपात 3 अनुपात 6। यह आपका जो अनुपात है वो अनुपात किसका है, खर्च प्रति किलोमीटर का।
तो मुझसे बोला गया है यदि यात्रा का कुल खर्च 8400 रुपये है तो बस द्वारा तय की गई दूरी में कुल खर्चा क्या है। तो वही पूरा कॉन्सेप्ट, 1 किलोमीटर में 2 रुपये खर्च, तो 6 किलोमीटर में कितने रुपए खर्च होंगे, 12 रुपये। 1 किलोमीटर में 3 तो 4 किलोमीटर में 12, 1 किलोमीटर में 6 तो 3 किलोमीटर में 18। मैंने पूछा टोटल खर्चा कितने का, तो 18 और 12 30, 30 और 12 42। तो टोटल खर्चा आपका कितने का आता है, 42 का। यानी अनुपात में जो खर्च है वो है 42 यूनिट और हकीकत में कितना है 8400। 1 यूनिट कितने के बराबर, 200 के बराबर। तो बस द्वारा खर्चा पूछा है कितना है 12, तो 12 यूनिट आपका आ जाता है 12 दूनी 24। तो आपका आंसर कितना आता है 2400 रुपये। आपका आंसर कितना आ जाता है 2400 रुपये। तो ये था हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमने 2 क्वेश्चन इसके ऊपर सोल्व किए हैं। आगे चलते हैं हमारे अगले टाइप के ऊपर। जो अगला टाइप है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी वो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अनुपात समानुपात में 2-3 आपके टाइप ऐसे होते हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन इन्हीं टाइपों में से पूछे जाते हैं। जो हमारा अगला टाइप है वो हमारा टाइप है कॉइन्स का, सिक्कों का। और आप लोगों को पता होगा, आपने काफ़ी एग्जाम्स में देखा होगा सिक्कों क्वेश्चन हमारे बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो अगर मैं अगले टाइप की बात करता हूं तो अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोगों से क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोगों से बोला गया है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। यहां से जो आपको अनुपात दिया हुआ है वो किसका अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या। और जो अनुपात दिया हुआ है वो 1:2:4। मुझसे बोला गया है यदि बैग में कुल 36 रुपए हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। मुझे जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू दी गई है कि बैग में जो आपके कुल रुपए हैं, यानी बैग में जो आपका मूल्य है वो मूल्य कितने रुपए है, 36 रुपए। वो मूल्य कितने रुपए है, 36 रुपए। और अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि मेरे पास अनुपात है सिक्कों की संख्या का और वैल्यू किस में दी गई है, रुपयों में। अगर मेरे पास वैल्यू रुपए में दी गई है तो मुझे अनुपात भी किसका चाहिए होता है, रुपए का। तो मैं इस अनुपात को चेंज करता हूं किसके अंदर, मूल्य के अंदर। अब मैं कैसे चेंज करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से बोलता हूं 1 रुपए के मेरे पास कितने सिक्के हैं, 1, और 1 रुपए का एक सिक्का मिलकर कितने रुपए बना देगा, 1 रुपए। मैंने बोला 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2, और 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर भी कितने रुपए बनाएंगे, 1 रुपए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4, और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर भी कितने रुपए बनाएंगे, 1 रुपए। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं मेरे पास टोटल जो मूल्य निकल कर आता है वो कितना आता है, 1 और 1 2 और 1 3। यानी जो मेरे पास अनुपात में कुल रुपए हैं वो कितने हैं, 3। यानी अनुपात में जो रुपए हैं उनकी यूनिट तो मेरे पास है 3 और क्वेश्चन में कितने हैं, 36। तो 3 यूनिट आपकी कितने के बराबर आ जाती है, 36 के बराबर। तो मैं पूछता हूं 1 यूनिट कितने के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 12 के बराबर। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपके पास कितनी है, 4। अगर 1 यूनिट 12 के बराबर तो मैंने पूछा 4 यूनिट कितने के बराबर, 12 चौके 48। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपके पास कितनी आ जाती है, 48। और यही आपका क्या होगा, आंसर। तो आपके पास जो सिक्कों की संख्या निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आती है, 48। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 38 की। जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो भी आपका इसी टाइप के ऊपर बेस है, तो हम इसका फॉर्मेट को नहीं मिटाते हैं, हम यहीं से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 में आप लोगों से क्या बोला है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:4:15 है। आपको अनुपात सिक्कों की संख्या का दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 2:4:15। और आप लोगों से बोला गया है यदि बैग में कुल मूल्य, यानी जो आपको मूल्य की वैल्यू यानी मूल्य आपको दिया गया है वो आपको दिया है 775 रुपये। और आप लोगों से पूछा गया है तो बताइए कि बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो वापस वही चीज़, वैल्यू है रुपए में मूल्य और अनुपात है संख्या का, तो मूल्य में चेंज करते हैं। मूल्य में मैं कैसे चेंज करता हूँ, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2, तो रुपये भी कितने बन जाते हैं, 2। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4, तो ये भी रुपये कितने बन गए, 2। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 15। तो मैं बोलता हूँ या तो आप इसको पैसे में चेंज कर लो, तो मैं 25 को 15 से गुणा करता हूँ तो आता है 375। 375 पैसे रुपए में बदलेंगे 100 का भाग, तो आपके पास कितना आता है, 3.75।
मैंने पूछा कुल रुपए कितने अनुपात में, तो 2 और 2 4 और 3 7.75। तो अनुपात में जो मेरे पास यूनिट निकल के आती है वो यूनिट कितने निकल के आती है 7.75। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अनुपात में मेरे पास रुपए हैं 7.75 यूनिट, क्वेश्चन में कितने हैं 775। तो एक यूनिट कितने के बराबर 775 बटे में 7.75। पॉइंट हटाता हूं तो कितने से गुणा हो जाता है 100 से, ये मेरा पूरा कैंसिल आउट हुआ। तो एक यूनिट कितने के बराबर 100 के बराबर। एक यूनिट 100 के बराबर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 4। तो मैंने बोला 4 यूनिट कितने के बराबर 400। तो आपका आंसर आ जाता है 400 सिक्के। तो ये आपका उसी टाइप के ऊपर एक और क्वेश्चन। आगे भी अगले क्वेश्चन हम इसी टाइप के ऊपर करने वाले हैं। तो अभी तक के क्वेश्चनों में हमने क्या किया कि हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात और मूल्य दे रखा था, तो हम सिक्कों की संख्या को किस में चेंज कर रहे हैं मूल्य में। आगे आपको वैल्यू देगा सिक्कों की संख्या का, अनुपात देगा मूल्य का, तो मूल्य का अनुपात को हम किस में चेंज करेंगे सिक्कों की संख्या में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोगों से बोला गया है कि एक बैग में ₹1.50 और 25 पैसे के 128 सिक्कों के मूल्य का अनुपात। आपको दिया हुआ है ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात, के सिक्कों के मूल्य का अनुपात। और आपको जो सिक्कों की संख्या दी गई है वो आपको दी गई है 128। और आप लोगों को जो अनुपात दिया हुआ है वो आपको अनुपात दिया हुआ है 4:4:5। जो आपको अनुपात दिया हुआ है मूल्य का 4:4:5। मैंने बोला वैल्यू सिक्कों की अनुपात मूल्य का, तो सिक्कों की वैल्यू को मूल्य के अनुपात को मैं सिक्कों के अनुपात में चेंज करूंगा। तो यहां से मैं सिक्कों का अनुपात निकालता हूं। चलिए मैं बोलता हूं ₹1 के कितने सिक्के मिलकर ₹4 बनाएंगे, तो आपका आंसर होगा 4 सिक्के मिलकर। मैंने बोला आपके पास ₹4 हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के, ₹1 में 2 50 पैसे, तो ₹4 में कितने हो गए 8 50 पैसे। इसी प्रकार ₹1 में 4 25 पैसे, तो ₹5 में कितने हो जाते हैं 20। मैंने पूछा टोटल सिक्के कितने, 8 और 4 12, 12 और 20 कितने हो जाते हैं 32। यानी आप लोगों के पास जो अनुपात में कुल सिक्के आते हैं वो कितने आते हैं 32। तो मैं कह सकता हूं अनुपात में तो सिक्के हैं कितने 32 यूनिट, क्वेश्चन में है 128, तो 32 यूनिट कितने के बराबर 128 के बराबर। एक यूनिट कितने के बराबर 4 के बराबर। आप लोगों से पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 8। तो मैं बोलता हूं 8 यूनिट कितने के बराबर 8 चौके 32। तो आपके पास जो सिक्कों की संख्या आती है वो आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी आती है 32 सिक्के। तो ये तो आपकी बात हुई सिक्कों की संख्या की। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि 50 पैसे से जो मुझे मूल्य प्राप्त होता है वो मूल्य क्या होगा, तो मैंने बोला कि एक यूनिट कितने के बराबर है 4 के बराबर। 50 पैसे के मूल्य का अनुपात कितना है 4, 50 पैसे के मूल्य का अनुपात कितना है 4। तो मैं यहां से 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर एक यूनिट 4 के बराबर तो 4 यूनिट कितने के बराबर 16। तो 50 पैसे से जो बनने वाला मूल्य है वो कितने रुपए बनेगा 16 रुपए। तो आपसे सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता है, आपसे मूल्य भी पूछ सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारे इसी टाइप के ऊपर बेस है। और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है, अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोगों से क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे से बोला गया है कि एक बैग में ₹1, 50 और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं 378, जिनके मूल्य का अनुपात आप लोगों को बोला गया है 13:11:7। 13:11:7। और मुझसे पूछा गया है तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। आपसे बोला गया है तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो हमारे पास वही पूरा कॉन्सेप्ट, मूल्य है किस में चेंज करेंगे सिक्कों में। मैंने बोला 13 रुपए, ₹1 के कितने सिक्के चाहिए 13 सिक्के, अनुपात 11 रुपए 50 पैसे के कितने सिक्के बनाएंगे 11 दूनी 22,
₹7.25 के कितने सिक्के बनाए? 28। मैंने बोला टोटल अनुपात में सिक्के कितने हो गए? तो 28 और 22 50 और 13 63। तो यानी मैं कह सकता हूं जो 63 यूनिट है वो कितने के बराबर हो गई? आपकी 378 के बराबर। तो एक यूनिट आपकी कितने के बराबर हुई? 6 के बराबर। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 22। तो 22 यूनिट आपके कितने के बराबर हुई? 132 सिक्के। तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 132। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40 और इसी के साथ हमारे जो कॉइन्स वाला पोर्शन था वो हमारा क्या होता है? कंप्लीट। वापस बोलूंगा, अगर आपको इन क्वेश्चन में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को वापस रिमाइंड कीजिए और रिमाइंड कर वापस इन क्वेश्चनों को देखिए, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। आगे चलते हैं हम हमारे अगले टाइप के ऊपर। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन नंबर 41 41 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोगों से क्या बोला गया है कि कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 15:8 के अनुपात में कम हो जाती है तो उनके दैनिक वेतन में 8:9 में वृद्धि हो जाती है। यानी जो आपके कर्मचारियों की संख्या है, जो आपके कर्मचारियों की संख्या है उसमें कमी होती है किस अनुपात में? 15:8 के अनुपात में। और जो उनका दैनिक वेतन, जो उनका दैनिक वेतन उसमें वृद्धि हो जाती है किस अनुपात में? 8:9। उसमें वृद्धि हो जाती है किसमें? 8:9 में। यानी मैं बोलता हूं अगर कर्मचारियों की पहले संख्या कितनी थी? 15, तो कमी के बाद संख्या कितनी रह गई? 8। पहले दैनिक वेतन था 8, जब संख्या में कमी हुई तो वेतन में वृद्धि कितने की हो गई? 9 की। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, मुझसे पूछा क्या गया है, तो बताइए उनके दैनिक बिल में, उनके दैनिक बिल में किस अनुपात में कमी होगी? मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर पहले एक व्यक्ति को 8 रुपए मिल रहे थे तो 15 व्यक्ति को कितने मिलेंगे? 15 8 120। इसी प्रकार बाद में एक व्यक्ति को 9 रुपए मिल रहे हैं तो 8 व्यक्तियों को कितने मिलेंगे? 8 9 72। और मुझसे पूछा है इसका अनुपात, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूं। मैं इसे कैंसिल आउट कर लेता हूं कितने से? 24 से। तो 24 पंजे 120 और 24 दिया 72। तो दैनिक बिल में जिस अनुपात में कमी होगी वो अनुपात आपका कितना है? 5:3। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपसे क्या बोला गया है। तो इसी के ऊपर हम हमारा एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 41 था। क्वेश्चन नंबर 42 में आप लोगों से क्या बोला है? कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी होती है। 9:8 के अनुपात में क्या होती है? कमी किसमें? संख्या में। और 9:8 में कमी होने की वजह से जो उनका दैनिक वेतन है उसमें वृद्धि होती है कितने के अनुपात में? 14:15 के अनुपात में। ये आपकी किस में वृद्धि हो गई? उनके दैनिक वेतन में। और आप लोगों से वही चीज पूछी गई है क्या? कि उनके दैनिक बिल में, उनके दैनिक बिल में किस अनुपात में कमी होगी? तो मैंने बोला पहले जो संख्या थी वो थी 9, कमी के बाद कितनी हो गई? 8। पहले पर कैंडिडेट जो वेतन था 14 रुपए, बाद में कितने? 15 रुपए। अगर एक व्यक्ति को 14 रुपए मिले तो 9 व्यक्ति को 14 9 में 126। अगर एक व्यक्ति को 15 तो 8 व्यक्तियों को 120। और इसी का अनुपात मुझसे पूछा गया है तो हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं कितने से? 6 से। तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो दैनिक बिल में किस अनुपात में कमी होती है? 21:20 के अनुपात में। तो दोस्तों आज का ये हमारा सेशन था। आशा करता हूं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आई होंगी और समझ आई हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बेल आइकन के चिन्ह को दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।